फाइन, अभी आवाज आ रही है? राइट, आई थिंक अभी आपको वॉइस क्लियर आ रही होगी। राइट, okay. Now in the last session we have completed our basic concepts related to the momentum, और हमने न्यूटन सेकंड लॉ भी स्टार्ट किया था, and we deal with one numerical जो मोमेंटम को रिलेट हो रहा था. Now let us start with the question. आप लोग को जो है ना मैं एक क्वेश्चन बता देता हूँ, फिर उसके बाद हम फटाफट से आगे बढ़ते जाएंगे पूरे न्यूमेरिकल्स. Let us take an example here. क्यों दिख रहा है? हाँ. So you take this particular part, ये हो गया हमारा फिक्स्ड रिजिड सपोर्ट हो गया है. ए बॉडी ऑफ मास यहाँ पर ले लीजिए, लाइक अराउंड 3 kgs का मास है. इट इज मूविंग विद ए वेलोसिटी v, और इसकी वेलोसिटी है 2 meters per second, and it is making an angle of 60 degrees with respect to the horizontal, और 60 degrees से ही ये रिटर्न हो रहा है. It is returning in this direction, ठीक है ना. और ये वाले केस में he is saying us to find the change in momentum. डायग्राम उसने दिया है और यहाँ पर आपको सवाल पूछ रहा है find the change in momentum. Find the change in momentum. तो चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं. अब ये कौन सा केस हो गया आपके केसेस में, जाकर आप एक बार देख लीजिए. सीइंग दिस पार्ट क्लियरली यू कैन हैव द मास. यहाँ पर आपको कितना हो गया है? इट्स लाइक 3 kg एंड इट्स वेलोसिटी इज हाउ मच? 2 meters per second. और यहाँ पर एंगल इज विद रेस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, आप यहाँ लिख सकते हो 60 विद रेस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, ठीक है ना. तो इसका चेंज इन मोमेंटम मैं डायरेक्टली शॉर्टकट यूज करता हूं, आपने सिंप्लीफाई किया था. एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज गिवन एज 2mu cos थीटा या 2mv cos थीटा. तो आई होप यू रिमेंबर, ये दो हिस्सों में स्प्लिट हो जाएगा, ये दो हिस्सों में स्प्लिट हो जाएगा. sin थीटा कैंसिल हो जाएगा. जो कुछ भी आएगा आपका फॉर्मूला, दैट इज फाइनल इक्वेशन 2mv cos थीटा. अब यहाँ पर देख लीजिए 2 as it is है. द मास इज हाउ मच? 3 kg. The velocity is how much? 2 meters per second, and the angle is how much? 60 degrees. So यहाँ पर 3 2s are 6, 6 2s are 12. cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है. So 2 1s are 2 6 are, and this answer is 6 kg meter second power -1. This is what the final change in momentum. Did you understood this part? ये तो हमने कल थ्योरी की है and you can solve it easily. Now we will proceed for the next level. Did you understood? क्या आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझने आया क्या नहीं, बताइए मुझे. हाँ, केस 4 वाला कॉन्सेप्ट है. Did you understood this complete term? अगर आपको समझने आ गया, आई थिंक यू कैन सॉल्व इट इजीली, और आपको इजी दिख रहा होगा. राइट, अभी आपको सही ट्यून अप करने के लिए मुझे और एक हफ्ते की जरूरत पड़ेगी, और इस हफ्ते के अंदर मैं आपको कंप्लीटली ट्यून अप करूंगा और ऑटोमेटिकली आपका लेवल इंशाल्लाह बढ़ जाएगा. बट जो है ना, कंसिस्टेंसी होना जरूरी है. समवन इज आस्किंग एक्सप्लेन वंस मोर, दैट मींस यू वर एब्सेंट यस्टरडे. जो भी कल एब्सेंट थे उनको ये वाला कॉन्सेप्ट समझने नहीं आएगा. सो नाउ आई वांट ऑल द स्टूडेंट्स टू बी रेगुलर. कोई भी क्लास आप मिस मत करिए. नाउ सी हियर, ये वाले पार्ट में जो है केस 4 में हमने पूरा डिराइव कर किया है. सो दैट इज ये डायरेक्शन में mv cos थीटा आएगा, ये वाले डायरेक्शन में mv sin थीटा आएगा, ये वाले डायरेक्शन में mv cos थीटा, ये वाले डायरेक्शन में mv sin थीटा. आफ्टर डिराइविंग वी गॉट द इक्वेशन 2mv cos थीटा. सो अगर मैं ये मॉड्यूलस ले रहा हूं, सपोज अगर आपको मॉड्यूलस ने ऑप्शन में माइनस अवेलेबल है, तो वो माइनस के साथ भी आप ले सकते हो. मैं यहाँ मॉड्यूलस डाल रहा हूं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और 2mv cos थीटा, you have mass, you have velocity, you have theta, substituted, you will get the final equation. चलिए अब हम आगे नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चंस करते हैं. फॉर यू पीपल मैं यहाँ पर क्वेश्चन भी लिखने वाला हूँ. जस्ट अ मिनट. राइट, ये पूरे आईआईटी के क्वेश्चंस है, और उसके बाद हम थोड़ा सा डिटेल में इसके बारे में भी पढ़ेंगे. चलिए लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. I'm writing the question here. A force produces an acceleration. A force produces an acceleration. A force produces an acceleration. A force produces an acceleration 16 meters per second square in a mass 0.5 kg and an acceleration मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं एक्सेलरेशन का, and an acceleration 4 meters per second square in an
in an unknown in an unknown mass when applied separately ठीक है, full stop. If both the masses are tied together, if both the masses are tied together, दोनों को एक साथ जो है ना बंध दिया गया है, ठीक है, tied together, what will be the acceleration, what will be the acceleration under same force, under same force. चलिए इसको सॉल्व करते हैं, बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है और ये आईआईटी लेवल का क्वेश्चन है. So first of all we will understand what he is saying in the question. Hope you have copied. चलिए now in the question what he is saying, पहली चीज यहाँ पर, a force produces an acceleration of 16 meters per second. एक फोर्स है जिसका एक्सेलरेशन कितना है, 16 मीटर्स पर सेकंड पे जो है ना एक फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है इन ए मास ऑफ, इसका मास दे दिया गया है 0.5 kg. तो यानी कि यहां से मैं न्यूटन सेकेंड लॉ यूज कर फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन मैं मालूम कर सकता हूं कि वो फोर्स कितना था. यस ऑफ कोर्स मैं मालूम कर सकता हूं. सो अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, F इज इक्वल्स टू व्हाट इज द मास वी आर हैविंग हियर, 0.5 into acceleration is 16. अगर मैं पॉइंट हटाता हूं तो नीचे 10 आता है, 5 1 जा 5 2 जा 2 1 जा 2 8 जा, तो यानी कि द फोर्स वाज अराउंड 8 न्यूटन्स. तो ये इस सवाल से हमको इतना मालूम हो गया कि 8 न्यूटन के फोर्स ने 16 मीटर पर सेकंड 16 मीटर्स पर सेकंड का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया है और वो कितना मास था उसके ऊपर 0.5 kg का मास था. फर्स्ट पार्ट हमारे को आ गया है. फिर उसके बाद एंड एन एक्सेलरेशन 4 मीटर्स पर सेकेंड इन एन अननोन मास, वही फोर्स जो है ना कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करा है, 4 मीटर्स पर सेकेंड प्रोड्यूस करा है. तो मैं फिर से यहाँ पर जो है ना वो फोर्स को मैं एफ डैश बोल के नाम लेना चाह रहा हूँ, विच मतलब फोर्स तो वही रहेगा लेकिन अननोन मास उसने कहा है, अननोन मास लेकर इनटू एक्सेलरेशन लेना चाह रहा हूँ. ये सेकेंड पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है. ये फर्स्ट पार्ट से मैंने फोर्स 8 न्यूटन प्रोड्यूस किया है, सेकेंड पार्ट से मैंने फॉर्मूले में लिया है द फोर्स F इज इक्वल टू F तो आपको ऑलरेडी पता है, दैट इज नथिंग बट 8 न्यूटन्स एंड मास नया अननोन मास हमको पता नहीं है लेकिन उसका जो एक्सेलरेशन है कितना है 4 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, तो मैंने 4 ले लिया है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यानी कि दिस इज 4 1 जा 4 4 2 जा 8, तो हमारा अननोन मास हो गया है कितना 2 kgs. क्या आपको समझने आया है? पहला वाला उसने क्या दिया है, एक ऐसा फोर्स है जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है इतने मास पर, वही फोर्स एक्सेलरेशन 4 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर प्रोड्यूस कर रहा है अननोन मास पर. तो मैंने फोर्स भी मालूम किया है प्रॉब्लम से, मैंने अननोन मास भी मैंने मालूम किया है. अब व्हाट इज द लास्ट थिंग दैट ही इज आस्किंग इन द क्वेश्चन, इफ बोथ द मासेस आर टाइड टुगेदर, अब दोनों मासेस को क्या किया गया है, बंध दिया गया है, तो हमारा टोटल मास कितना होगा. अब यहां पर लिख सकते हो बोथ द मासेस आर टाइड टुगेदर, दोनों मासेस को एक साथ बंध दिया गया है, तो टोटल मास कितना हो जाएगा, यानी कि दोनों को आप ऐड कर दीजिए m प्लस m डैश. m की वैल्यू होती है 0.5 एंड m डैश इज इक्वल टू 2. सो टोटल मास विल बिकम हाउ मच, 2.5 kg. तो दोनों मासेस को अगर हम बंधेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 2.5 किलो हो जाएगा. एंड नाउ व्हाट ही इज आस्किंग, व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन अंडर सेम फोर्स, वही फोर्स में, यानी कि वही फोर्स मतलब 8 न्यूटन के फोर्स में ये दो ब्लॉक्स क्या एक्सेलरेशन से मूव करेंगे. अगर आप गौर से देखेंगे तो हम इसमें न्यूटन सेकेंड लॉ ही यूज कर रहे हैं, F इज इक्वल टू ma, F डैश इज इक्वल टू m डैश इंटू a. समझ में आ रहा है ना?
एंड फिर उसके बाद क्या एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हैं, मतलब फिर से आपको क्या यूज करना पड़ेगा, न्यूटन सेकंड लॉ. सो नाउ फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ आई कैन से कि अब हमारा जो फोर्स सेम फोर्स है, तो फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, m प्लस m डैश इनटू एक्सेलरेशन. दोनों को टाई किया गया है, फोर्स तो हमारा सेम ही है. हाउ मच, 8 न्यूटन्स, और m प्लस m डैश की वैल्यू आ गई है 2.5. So I would like to take 2.5 into a. I would like to send this 2.5 into the denominator. So 8 divided by 2.5 is equals to a. पॉइंट हटा दीजिए, ये 0 हो जाएगा. तो अब यहाँ पर क्या 5 5 25, पॉइंट के बाद एक टर्म है तो ऊपर एक 0 मल्टीप्लाई होता है, आई मीन बाजू लिखा जाता है, या ऊपर 10 से मल्टीप्लाई किया जाता है. आप तो मैथ्स बैकग्राउंड से है, आपको अच्छे तरीके से मालूम है. 5 5 25 एंड 5 जो है ना 5 1 5 होगा, एंड वी कैन आल्सो गो विद 3. तो 5 6 कितना हो गया, 30 हो गया है. सो नाउ 16 डिवाइडेड बाय 5, यू गो इनटू द रफ कॉलम. 5 3 कितना हो गया, 15 1, ये पॉइंट है, ये 0. 5 2 10. सो योर एक्सेलरेशन विल बी अराउंड 3.2 meters per second square. So this is an IIT level question. आपको नीट में अगर रहता था तो इतना ही क्वेश्चन खत्म हो जाता था, या फिर मैक्सिमम से मैक्सिमम इतना ही क्वेश्चन खत्म होता था. लेकिन आईआईटी में जो है ना बहुत बुरा फिरा कर क्वेश्चन देता है, तो क्वेश्चन के हर सेंटेंस के ऊपर आपको फोकस करना है, और मैं सेंटेंस वाइज मैथमेटिकली कैलकुलेट करा हूं. तो इस तरीके से आप आईआईटी को कौन सा भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो. जस्ट एक्सप्लेन मी, डिड यू जस्ट रिप्लाई मी, डिड यू अंडरस्टूड और नॉट. जस्ट रिप्लाई मी, डिड यू अंडरस्टूड और नॉट. इसमें डायग्राम की आपको जरूरत तो नहीं पड़ेगी, ठीक है, आपके वास्ते बताता हूं. एक फोर्स प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ कितना 0.5 मास केजी है. अगर आपको ये 0.5 है तो ठीक है, यहाँ पर मास ले लीजिए. ये मास कितना है, 0.5 केजी का है. इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया गया है. वो फोर्स कितना है, ताकि ये एक्सेलरेशन कितना 0.5 सॉरी 16 मीटर्स पर सेकेंड की स्पीड से एक्सेलरेशन से मूव हो रहा है. ठीक है ना. फिर यही फोर्स हमने जो है ना दूसरा मास लिया है, एक अननोन मास, उसके ऊपर हमने अप्लाई किया है. आफ्टर सिंप्लीफाइंग हमको ये फोर्स 8 न्यूटन्स आया है. यही फोर्स हमने दूसरे वाले ब्लॉक के ऊपर अप्लाई किया, तो हमको एक्सेलरेशन आया है 4 मीटर्स पर सेकेंड. तो मैंने ये 8 न्यूटन्स लेकर सिंप्लीफाई किया, तो ये वाला मास मुझे कितना आया है, 2 केजी आया है. तो ये 2 किलो को और 0.5 केजी को दोनों को मिला दिया गया है, टाइड टुगेदर, या ऐसा कैसा भी आप टाई कर दे हो. और इसके ऊपर सेम वही 8 न्यूटन का फोर्स जब आपने अप्लाई किया है, तो इसका जो एक्सेलरेशन है वो कितना होगा. अभी समझने आया है, डिड यू अंडरस्टूड दिस पार्ट. जो चार मीनार वाले स्टूडेंट्स है, आई रिक्वेस्ट देम एट दी रेट बोलकर तो भी डालिए, ताकि जो है ना मेरे को समझने आए. वैसा पैरेलली महमूद सर की क्लास बाईपीसी में चल रही है, सो उनके डाउट्स और बाईपीसी वालों के डाउट्स और एमपीसी वालों के डाउट्स से हम लोग थोड़ा सा जो है ना पैनिक हो जा रहे हैं और थोड़ा परेशान हो जा रहे हैं, कौन किसको डाउट भेज रहा है. सिर्फ एटलीस्ट एट द रेट तो भी भेज दीजिए चार मीनार वाले स्टूडेंट्स, ओके ना. चार मीनार वाले स्टूडेंट्स एट द रेट तो भी भेज दीजिए एटलीस्ट व्हेन यू आर सेंडिंग दिस पार्ट. So shall we proceed for the next question? Shall we proceed for the next question? चलिए इसको फटाफट से कॉपी कर लीजिए. ओके, till that time I'll rub the first column और मैं दूसरा क्वेश्चन लिख सकता हूँ. क्या आपको स्ट्रैटेजी समझने आई है, हाउ टू टैकल एनी ऑफ द आईआईटी क्वेश्चन. लेकिन अभी आपको नहीं आएगा, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे आपको जरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा. हाँ, मैं भी जो है ना आपको नॉर्मल क्वेश्चंस करा के खुश कर सकता हूँ, और फिजिक्स आता है, लेकिन जब आप बुक लेकर बैठोगे ना, आईआईटी का मतलब ये होता है द स्टूडेंट हु इज प्रिपेयरिंग फॉर आईआईटी ना, तो वो वाले स्टूडेंट को जब बुक लेकर बैठे तो क्वेश्चन भी समझने आना, और इसको इस तरीके से करते हैं बोलकर माइंड में आना. या फिर आप जो है ना वो टाइम पे नोट्स ओपन करके अरे इसको ऐसा करे तो ऐसी करने की कोशिश करेंगे, ऐसा नहीं. कॉन्सेप्ट आपके माइंड में बैठ जाना, दैट इज व्हाट द आईआईटी. तभी आप क्वेश्चन को क्रैक कर पाओगे, वरना आप क्वेश्चन को क्रैक नहीं कर पाओगे. लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. चलिए मैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं. राइट, ए बॉडी ऑफ मास 8 kg, a body of mass 8 kg is moved by a force
a body of mass 8 kg is moved by a force, a body of mass 8 kg is moved by a force F is equals to 3x Newton, where x is where x is the distance covered, x is the distance covered, where x is the distance covered, initial position is x is equals to 2 meters, and final position is x is equals to 10 meters. If initially the body is at rest, initially the body is at rest, comma, find the final speed, this is one of the previously asked IIT level question या फिर MCET level question है. Just a minute please. Fine. क्वेश्चन कॉपी कर लीजिए आप लोग. What did you understand from this question? How many students are having the idea of integration and how many students are having the idea of differentiation? You did in your basic classes. You did this part in your basic classes. Reply करिए, देखते हैं. ये वाले क्वेश्चन को देखने से मुझे तो ऐसे दिख रहा है ये इंटीग्रेशन के बगैर होगा नहीं. Zoom the camera. ठीक है. Is it okay now? Differentiation you know. ठीक है. Integration किसी को आता है? How many students knows integration? फाउंडेशन क्लासेस में आपको हुआ था. ने मैथ्स में इंटीग्रेशन आप सेकेंड ईयर में पढ़ोगे, आप फर्स्ट ईयर में नहीं सेकेंड ईयर में पढ़ोगे. लेकिन फिजिक्स के लिए आपको इंटीग्रेशन के 2 फॉर्मूलाज मालूम होना जरूरी है. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग. हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ. मैं थोड़ा हिंट देकर फिर प्रॉब्लम स्टार्ट करता हूँ. ठीक है, इंटीग्रेशन हुआ है, कोई स्टूडेंट को नहीं मालूम. ठीक है, इसके लिए मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ. चला रब दिस नेक्स्ट वाला पार्ट. अगर मैं डस्टर से रब करता हूँ तो ये बहुत क्लियरली रब नहीं होता है, उसके लिए भी थोड़ी फिजिक्स ही है. सो आई एम रबिंग इट विद क्लॉथ. चलिए पहले मैं आपको इंटीग्रेशन का एक छोटा सा आइडिया दे देता हूं. बेसिकली व्हाई डू वी यूज द इंटीग्रेशन पार्ट? ऑल द एमपीसी स्टूडेंट्स आर हियर. आपको मालूम होना चाहिए इंटीग्रेशन क्या रीजन के लिए यूज किया जाता है. अगर नहीं मालूम है तो मैं अभी बताता हूं. जैसा कि फॉर एग्जांपल यू नो रेक्टेंगल. अगर मैं आपसे पूछूंगा एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल तो आप कहोगे लेंथ इनटू ब्रेड्थ. सर ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया. अगर मैं आपसे कहूंगा एरिया ऑफ ए सर्कल तो आप कहोगे सर सर्कल का एरिया इज पाई आर स्क्वायर. ठीक है. अगर मैं आपसे कहूंगा अब जैसा कि फॉर एग्जांपल मेरे को वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर मालूम करना है तो 4/3 पाई आर क्यूब. चलिए ये भी मालूम है आपको. अगर एरिया ऑफ ए स्क्वायर बोले तो साइड इनटू साइड. चलिए ये भी मालूम है. ये जो है ना रेगुलर शेप्स का एरिया आप आसानी से फाइंड कर सकते हो.
बट यहाँ पर सवाल ये उठता है इरेगुलर शेप्स का एरिया कैसे फाइंड करोगे। इरेगुलर शेप मींस जैसे कि सपोज ये आपका वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस, और मैं इस पर्टिकुलर कर्व का एरिया फाइंड करना चाह रहा हूँ और ये कर्व सपोज ऐसे डायरेक्शन में जा रहा है, इसका मुझे एरिया फाइंड करना है। एंड नाउ इस पर्टिकुलर टर्म में यहां से मैं परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप कर रहा हूं, यहां से एक लाइन ड्रॉप कर रहा हूं, तो इतना पूरा मुझे एरिया मालूम करना है। क्या मेरा इसमें कोई फॉर्मूला लगेगा? इसमें कोई फॉर्मूला लगेगा? इतना पूरा एरिया मुझे मालूम करना है तो कौन सा भी फॉर्मूला नहीं लगता है। सो दैट्स व्हाई व्हाट वी विल बी डूइंग, ये पर्टिकुलर पार्ट को ए लिया जाता है और ये पर्टिकुलर पार्ट को हम लेते हैं बी। तो दिस पर्टिकुलर पार्ट में दिस साइन इज कॉल्ड एज इंटीग्रेशन। कहां से लेके कहां तक? ए से लेके बी तक। ये पर्टिकुलर लाइन का इक्वेशन है सपोज एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स डी एक्स, एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, ये पूरा जो है ना इक्वेशन करने से आपको जो भी आएगा उसे हम क्या कहेंगे? एरिया कहेंगे। व्हाट डू वी से दैट पर्टिकुलर टर्म? एरिया कहेंगे। दैट मीन्स कॉम्प्लेक्स कर्व का एरिया मालूम करने के लिए हम एक प्रोसीजर यूज करते हैं, दैट इज नथिंग बट योर इंटीग्रेशन। अब यहां पर सवाल यूज होता है सर सिर्फ इतना लिखने से इंटीग्रेशन होगा? नहीं, इंटीग्रेशन इज हैविंग इट्स ओन लैंग्वेज। ओन लैंग्वेज मींस उसके ओन फॉर्मूलाज है। तो बीइंग एन आईआईटी लेवल स्टूडेंट, एज अ 11th आईआईटी लेवल या फर्स्ट ईयर आईआईटी लेवल के स्टूडेंट होते हुए आपको दो फॉर्मूलाज आपको याद रखना जरूरी है, एंड दोस टू फॉर्मूलाज आर एज फॉलोज। इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n dx, तो इसे हम लेते हैं x पावर n प्लस वन बाई n प्लस वन प्लस सी। ये हो गया है एक फॉर्मूला आपका, ये वाला फॉर्मूला शायद आपने पढ़ा होगा। और इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n dx कैन बी टेकन एज x पावर n प्लस वन बाई n प्लस वन प्लस सी। तो अभी मैंने आपको बताया व्हाई डू वी यूज इंटीग्रेशन? टू फाइंड आउट द कॉम्प्लिकेटेड कर्व्स एंड दैट एरिया ऑफ द कॉम्प्लिकेटेड कर्व्स, एंड द प्रोसीजर फॉर द इंटीग्रेशन वी हैव few rules, and out of those rules I can say this one of the rule or one of the formula we can say। तो ये फॉर्मूला आपको जो है ना अपने माइंड में सेट करना है, और जब कभी भी आपको फाइनल इक्वेशन आता है तो उसमें हम लेते हैं डेफिनाइट इंटीग्रेशन वाला कॉन्सेप्ट। इससे कहते हैं इंटीग्रेशन विद लिमिट्स। जब ए और बी या कुछ यहाँ पर लगेगा तो वी कॉल्ड इट एज इंटीग्रेशन विद लिमिट्स, और जब यहाँ पर कुछ नहीं लगता है तो उसे हम कहते हैं इंटीग्रेशन विदाउट लिमिट्स। आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, जो इंटीग्रेशन का बेसिक पार्ट है, एज ए स्टूडेंट आपको मालूम होना जरूरी है। क्या आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझने आया है? क्या आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझने आया है? So shall we proceed for the next one? Okay. अब मैंने आपको हिंट तो दिया है, अब मैं प्रॉब्लम पे कैसा करता हूं देखिए। यही इंटीग्रेशन हमारे प्रॉब्लम पे कैसे आएगा। नाउ लेट अस स्टार्ट। पहले प्रॉब्लम क्या दिया है उसको पहले समझने की कोशिश करिए। ए बॉडी ऑफ मास 8 kg इज मूव्ड बाय ए फोर्स ऑफ F इज इक्वल्स टू 3x दे दिया है। अभी तक 3 न्यूटन 5 न्यूटन ये जो छोटे क्वेश्चंस होते हैं वो नीट वालों के लिए आते हैं। अब ये क्वेश्चन में 3x न्यूटन से मूव हो रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट हियर, पहले उसने क्या दिया, एक बॉडी है जिसका मास क्या है 8 kg से। सपोज एक बॉडी है जिसका मास 8 kg है, उसको फोर्स अप्लाई किया गया है हाउ मच? 3x न्यूटन का फोर्स, ठीक है ना। नाउ तो F इज इक्वल्स टू, अब मैं यहाँ पर और एक चीज, कल मोमेंटम मैंने जहां पर रोका था और फोर्स मैंने रोका था वहां पर मैंने आपको यूनिट्स नहीं बताए थे, तो आई विल शो यू द यूनिट्स आफ्टर दिस न्यूमेरिकल। जैसा मैंने kg मीटर सेकंड पावर -1 जैसा मोमेंटम का बताया हूं, उसी तरह फोर्स का भी मैं आपको बताऊंगा। नाउ कंसीडरिंग दिस पार्ट, हाउ मच F इज इक्वल्स टू 3x न्यूटन्स हो गए हैं। सो फोर्स इज इक्वल्स टू, ही हैज गिवन 3x। ये न्यूटन तो उसके यूनिट होते हैं, फोर्स को जो हम एक्सप्रेस करेंगे वो उसको किस में एक्सप्रेस करेंगे? न्यूटन्स में एक्सप्रेस करेंगे। नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट वेयर x इज द डिस्टेंस कवर्ड, इनिशियल पोजीशन इज x इक्वल्स टू 2 मीटर्स। ये x जितना डिस्टेंस कवर करेगा उतना फोर्स अप्लाई होगा, तो यानी कि x में उसने इनिशियल दिया है कितना है? 2 मीटर से। तो इनिशियल पोजीशन वो तो शुरुआत की पोजीशन जहां से मैंने फोर्स अप्लाई किया गया है वो कितना है? 2 मीटर से बोल रहा है। एंड फाइनल पोजीशन इज x इज इक्वल्स टू 10 मीटर्स। फाइनल पोजीशन क्या है? x इज इक्वल्स टू 10 मीटर।
मीटर्स। तो ये देखने से मैं इतना तो कंफर्म हूं, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, तो x इज इक्वल टू 2 मीटर्स यहाँ पर कहलाएगा, x इज इक्वल टू 10 मीटर्स यहाँ पर कहलाएगा। ये 8 किलो की बॉडी के ऊपर हमने फोर्स अप्लाई किया, F इज इक्वल टू 3x, तो 3x न्यूटन हमने अप्लाई किया है, ताकि ये वाला पार्ट जो है ना, इट इज मूविंग टुवर्ड्स 10 मीटर्स। डिड यू अंडरस्टूड दिस पार्ट? ये हमारी इनिशियल पोजीशन हो गई है, ये हमारा फाइनल पोजीशन हो गया है। डिड यू अंडरस्टूड दिस पार्ट? इसको आप x ले लीजिए, इसको आप y ले लीजिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने ये भी दिया है। Now, if initially the body is at rest position, शुरुआत में बॉडी रेस्ट पे है, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी? 0। बॉडी पहले रेस्ट पे थी, फाइंड द फाइनल स्पीड। यहाँ पर स्पीड कितनी रहेगी या वेलोसिटी कितनी रहेगी? स्पीड यानी कि फाइनल स्पीड को तो मैं v से रिप्रेजेंट करता हूँ, वो कितनी रहेगी? हमेशा याद रख लीजिए, इस स्ट्रेट लाइन मोशन, तो स्ट्रेट लाइन मोशन में स्पीड और वेलोसिटी दोनों सेम रहते हैं। क्या आपको क्वेश्चन समझने आया है? डिड यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन? क्वेश्चन को इस तरीके से टैकल करके अब हम हमारा कॉन्सेप्ट इसके ऊपर अप्लाई करने वाले हैं। डिड यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन? क्या आपको क्वेश्चन समझने आया है? यस और नो फटाफट से रिप्लाई कर दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ओके, क्योंकि प्रॉब्लम में, आईआईटी के प्रॉब्लम्स में फिर बीच में जाकर सर 1 सेकेंड बोले तो क्या रहेगा? 2 मीटर्स बोले तो ओरिजिन से 2 मीटर्स का डिस्टेंस है, अब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ओरिजिन से 2 मीटर्स के डिस्टेंस पे ठहर कर वहां से 10 मीटर की दूरी तक हटाया जा रहा है। अभी क्लियर है? इज इट क्लियर नाउ? ठीक है, चलिए। None of the student is interested to reply, बहुत कम स्टूडेंट्स रिप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब आईआईटी बहुत कम स्टूडेंट्स करना चाह रहे हैं। Your interest is very, very important. Okay, now let us proceed for the next one. Now, मैं चाहे तो आपको सीधा आईपी लेवल भी लेके जाके जो है ना, आईआईटी को कोने में रख के छोटे छोटे क्वेश्चन बता के आपको खुश कर सकता हूँ। जब आप संडे का पेपर देखोगे ना, तो आपको वीकेंड का पेपर जब आप देखोगे ना, अरे ये क्या तो भी है सर, कुछ भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा बोलोगे। अब इतना पूरा करने से ही आपको आइडिया होगा ये क्या है। सो एग्जैक्टली फिजिक्स। नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, इसके लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, और आज मैं आपको एक होमवर्क भी देने वाला हूँ। यू हैव टू सॉल्व ऑल दोस क्वेश्चंस। नाउ लेट अस गो विद दिस पार्ट। अब हम यहाँ पर व्हाट ही इज आस्किंग, ही इज सेइंग टू फाइंड द फाइनल वेलोसिटी। आपसे फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा है, तो मैं इसमें जो है ना सिंपल एक ही तरीका यूटिलाइज करना चाह रहा हूँ फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ। व्हाट इज अवर न्यूटन सेकंड लॉ? हमारा न्यूटन सेकंड लॉ क्या है? F इज इक्वल टू क्या होता है? ma होता है फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ, ठीक है ना। बट अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसकी वैल्यू, जो फोर्स की वैल्यू उसने दी है कितनी है? 3x है। दैट इज इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मास उसने दिया है 8 kg उसने दिया है, और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बनता है dv/dt, क्योंकि उसने यहाँ पर एक्सेलरेशन नहीं दिया है। बट नाउ दैट कम्स एन इंटरेस्टिंग पार्ट। यहाँ पर दूर दूर तक हमारे को पूरे प्रॉब्लम में टाइम ही नहीं है। डू वी हैव द टाइम? वी डोंट हैव द टाइम। जो कुछ भी है इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट है। जब कभी भी आप आके ऐसा स्टक हो जाते हैं, तो यू हैव टू रिमेंबर, यू हैव टू मल्टीप्लाई एज वेल एज डिवाइड बाई dx। तो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई dx, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई dx। Why? I will say you the reason. In RHS, RHS में मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। So see here, so this 3x is equals to 8 into dv/dt। आप as it is ले लीजिए, मल्टीप्लीकेशन का dx और ये डिवीजन का dx, ताकि ये दोनों कैंसिल करोगे तो फिर यही इक्वेशन आएगा। Now you may arise, sir, why you are doing dx ही क्यों कर रहे हो आप? मेरे को dt हटाने के लिए मैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई dx करूंगा। अब वो कैसे? लेट मी से यू, ये dx है ना, ये dt है ना, आई वुड लाइक टू राइट हियर ये dx को मैं यहाँ पर यानी कि आगे पीछे कर रहा हूं मैं। सो 3x इज इक्वल टू 8 इंटू dv/dx अलग हो जाता है, इंटू ये होता है dx by dt। अगर हम 3x इज इक्वल टू 8 इंटू, इफ आई एम राइटिंग dv/dx, dx by dt is defined as velocity, rate of change of displacement with respect to time is defined as velocity। तो इस पर्टिकुलर पार्ट को मैं velocity लिख रहा हूं। अब आप गौर से देख लीजिए, अब क्या हमारे इस इक्वेशन में टाइम है? We don't have time। क्या हमारे दिए हुए क्वेश्चन में टाइम है? We don't have time। वो स्पेसिफिकल वे में लाने के लिए I must multiply and divide by dx। आपको ये वाला मेथड याद रखना है, ठीक है ना। Now what I am doing, you just see here,
dx को मैं यहां पर सेंड कर रहा हूं, सो दिस विल बिकम 3x into dx is equals to 8v into dv। जब कभी भी आपको इक्वेशन में यहाँ पर dx और dv d वाले टर्म्स आते हैं तब आपको इंटीग्रेशन अप्लाई करना जरूरी रहता है। सो आई एम इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ द साइड्स, तो ये हो गया 3x into dx हो जाएगा एंड दिस इंटीग्रेशन ऑफ 8v into dv। अब हम लिखते नहीं है, इफ यू वांट टू राइट यू कैन राइट अप्लाइंग इंटीग्रेशन विथ लिमिट्स। तो नाउ अब लिमिट्स मतलब क्या, उन्होंने लिमिट दी है ना, शुरुआत में कितना था 2 मीटर्स था और कितने पे आके रुका 10 मीटर्स पे आके रुका। तो आप यहाँ लिख सकते हो शुरू में 2 मीटर्स था और ये कहां पर आके रुका है 10 मीटर्स पे। आप चाहे तो सिर्फ 2 से 10 भी लिख सकते हो, जैसा यहाँ पर ए से लेके बी तक लिखा हुआ है। यू कैन राइट इन दिस वे 2 से 10, बट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आई एम राइटिंग हियर x इक्वल्स टू 2 मीटर्स, x इक्वल्स टू 10 मीटर्स। लेकिन हमको जब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो हमको सिर्फ और सिर्फ 2 और 10 ही यूज होगा, दैट्स इट। अब यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन में उसने कहा है शुरुआत में वेलोसिटी कितनी है, 0 है। तो आई विल टेक हियर इनिशियली वेलोसिटी उसकी 0 थी और फाइनली उसकी वेलोसिटी सपोज v हो जाएगी। सॉरी, आपको ये v ही मालूम करना है क्वेश्चन के हिसाब से। क्या आपको ये लॉजिक समझने आई है? डिड यू अंडरस्टूड टिल हियर? रिप्लाई नहीं। ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है हमारे आईआईटी का। क्या आपको यहां तक समझने आया है क्या, नहीं बताइए? इज एवरीथिंग क्लियर टिल हियर? इट्स एन इंटरेस्टिंग, फॉलो द मैथमेटिक्स प्रोसीजर एंड यू विल एंजॉय, बहुत एंजॉय करोगे। 2m आई रोट दिस साइड। हाँ, तो 2m 2 मीटर्स हो गया, ये मतलब लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक, पहले वाले से आखिर तक। सो 2 मीटर्स यहाँ पर लेना है, ठीक है ना। और ये कैसा डिसाइड करना है, ये पूरा x है तो ये पूरा डिस्टेंस वाला हिस्सा हो गया, ये पूरा v है, ये पूरा वेलोसिटी वाला हिस्सा हो गया। बहुत इंटरेस्टिंग है ये वाला पार्ट। अब हमारे रूल के हिसाब से एक रूल है इंटीग्रेशन का, जब कभी भी आपके फॉर्मूले से पहले कोई कांस्टेंट टर्म आता है, फॉर्मूले से पहले कोई कांस्टेंट टर्म आता है तो उसमें इंटीग्रेशन लागू नहीं होगा, तो उस पर्टिकुलर टर्म को हम इंटीग्रेशन के बाहर लेते हैं। सेम एज इन योर डिफरेंशिएशन, डी बाई डी एक्स ऑफ 3x रहेगा तो 3 यू विल कंसीडर दैट एज कांस्टेंट एंड you will take out outside. Meanwhile, the same procedure has to be followed in your integration, taking whatever the constant terms outside of the integration. जब आप इससे बाहर ले रहे हो तो ये हो जाएगा 3 बाहर आकर इंटीग्रेशन ऑफ, अब मैं x बोलकर नहीं लिखूंगा, पूरा मैथमेटिकल वे में प्रॉब्लम हो गया है, फ्रॉम 2 से लेके 10 तक, और ये आपका x dx हो जाएगा एंड दिस इज 8 विल कम आउटसाइड, दिस इज राइट फ्रॉम 0 टू v, दिस इज dv, ठीक है ना। v dv हो जाएगा, यहाँ पर v है ना, v dv। नाउ x पावर कुछ भी नहीं है तो हम 1 यूज कर सकते हैं। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n dx जो हमारा ये वाला फॉर्मूला है, तो x पावर n बोले तो n की जगह क्या है, वहां पर 1 है, x पावर 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1। कैन आई डू दिस पार्ट? तो अब यहाँ पर देख लीजिए 3 इंटू एक्स पावर 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1। अब इसको आप साथ में लिमिट्स डाल देना है, कहां से लेके कहां तक, 2 से लेके 10 तक, दिस इज 8 एंड इंटीग्रेशन ऑफ v dv बोले तो ये भी उसी तरीके में है, यहाँ पर v है और ये dv है, दोनों सेम है तो ही फॉर्मूला अप्लाई होता, यहाँ x है और यहाँ dx है तो ही ये फॉर्मूला अप्लाई होता। अगर इन केस यहाँ पर v है और यहाँ पर dx है तो फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। अब आप देख लीजिए हियर इट इज v एंड दिस इज dv, तो आवर फॉर्मूला इज एप्लीकेबल और हमारा फॉर्मूला ये v पावर 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1, कहां से लेकर कहां तक, 0 से लेकर v तक। आई होप यू गॉट दिस पार्ट। पहले हम इसको ऐड कर लेते हैं, सो दिस विल बिकम x पावर 2 बाई 2 फ्रॉम वे टू वे, 2 से लेके 10 तक, दिस इज 8 इंटू ये v पावर 2 बाई 2 फ्रॉम वेयर से वेयर, 0 से लेके v तक। अब यहाँ पर एक प्रोसीजर है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कहते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इसका मतलब ये है कि वॉट एवर द फंक्शन इज देयर, उस फंक्शन में एक बार 10 सब्स्टिट्यूट करना है, फिर पीछे माइनस डालना है, फिर नेक्स्ट अगेन यू हैव टू सब्स्टिट्यूट 2, उसको हम इंटीग्रेशन का और एक रूल मानते हैं। सो आई विल टेक हियर अपर लिमिट का मतलब होता है 10 स्क्वायर बाई 2 माइनस 2 स्क्वायर बाई 2, दिस इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो गया है, इज इक्वल्स टू, यू अप्लाई द सेम हियर, v स्क्वायर बाई 2, v की जगह v ही सब्स्टिट्यूट करना है, माइनस v की जगह 0 एक बार सब्स्टिट्यूट करना है, 0 स्क्वायर बाई 2, दिस इज अनदर रूल। ये पूरा फाउंडेशन में बताया गया है आपको, फिर भी आई एम कंसीडरिंग कि आप फाउंडेशन नहीं देखे हो, उसके हिसाब से बता रहा हूं मैं। ये बहुत छोटा सा आंसर है हमारा आईआईटी लेवल के हिसाब से। अब देख लीजिए, आप 10 स्क्वायर के लिए, या फिर मैं 10 स्क्वायर को क्या लेता हूँ, 100 लेता हूँ, और 2 स्क्वायर के लिए आई कैन टेक इट एज 4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 8 इंटू, ये हो जाएगा v स्क्वायर बाई 2,
2 ने 2 को काट दिया। नाउ 100 में से 4 बोले तो 96 होता है, तो 3 into 96 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल्स टू v स्क्वायर। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट? अब आप 8 के टेबल से डिवाइड कर लीजिए। 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, नाउ 1 इज लेफ्ट ओवर, 8 2 जा 16 होता है, 12 3 जा कितना होता है 36, तो v स्क्वायर की वैल्यू 36 होती है। एंड एज पर द रूल स्क्वायर को जब आप यहाँ पर सेंड करते हो तो वो रूट में हो जाएगा। सो v इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 36, स्क्वायर रूट ऑफ 36 इज इक्वल्स टू 6। देयरफॉर तो जो मास 8 किलो का मास है, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, 2 मीटर से जब रिलीज किया गया, जब वो 10 मीटर पे पहुंचेगा, उसकी स्पीड या वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 6 मीटर्स पर सेकंड। और ये आपके ऑप्शंस में अवेलेबल होता है। आईआईटी का क्वेश्चन ये क्वेश्चन है, ये करने से +4 मार्क्स होते हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स अंडरस्टूड द प्रोसीजर? बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आईआईटी वो तो कंप्लीटली स्टिक टू द सब्जेक्ट and understand the methodology and solve it. Clear है? Hope you understood. चलिए बहुत बढ़िया, माशाल्लाह। आई एम हैप्पी टू सी। अगर आपको ये समझ नहीं आया तो इसके बेसिस पे मैं और एक इंटीग्रेशन वाला क्वेश्चन करवाना चाह रहा हूँ। ओके ना? Is there any other method? No, we don't have any other method other than integration. कोई दूसरा मेथड इसमें लागू नहीं होगा, क्योंकि जब वेरिएबल वाली चीज आती है, चेंजिंग वाली चीज आती है, ज्यादातर या तो डिफरेंशिएशन लगेगा या इंटीग्रेशन लगेगा। ओके ना? राइट। Okay, so please copy down. I am giving 1 minute to copy this part. अच्छा ठीक है स्टूडेंट्स, कोई कंफ्यूज हो जाते हैं तो मैं ये इंटीग्रेशन वाले पार्ट को रब कर सकता हूँ, सिर्फ इंटीग्रेशन वाले पार्ट को। ओके ठीक है, तो कॉपी कर लीजिए आप लोग। मैं अभी 1 मिनट वेट करता हूँ। इफ यू वांट टू टेक, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट आल्सो। सी मेरे पास हैबिट है जरा ज्यादा क्वेश्चंस कराने की, और स्टूडेंट को मैं ज्यादा टाइम नहीं देता हूँ कॉपी करने के लिए। मेरी ये एक ड्रॉबैक है। सो अगर इन केस आपको ऐसा दिखेगा तो आप जो है ना इससे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एंड देन विल प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट वन। अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। बट सम डिफिकल्ट, यस ऑफ कोर्स आपको स्टार्टिंग में डिफिकल्ट दिखेगा, लेकिन जैसा आगे बढ़ते जाओगे आप ऑटोमेटिकली आपको रिदम समझने आएगा। इसलिए तो कह रहा हूँ और एक हफ्ते की जरूरत पड़ेगी जिसमें आपका रिदम परफेक्ट हो जाएगा। अरे ये ऐसा करना है, ये ऐसा करना है बोलकर, ठीक है ना? राइट। इंटीग्रेशन पार्ट को ही एक्सप्लेन करने के लिए कह रहा है। सी इंटीग्रेशन कर्व्स का हम मालूम कर सकते हैं, लाइक आई मीन टू से रेक्टेंगल, स्क्वायर वगैरह वगैरह सब का हम इंटीग्रेशन मालूम कर सकते हैं। बट इस वाले पार्ट में ऐसे कर्व्स का हम एरिया मालूम नहीं कर सकते। रेक्टेंगल का एरिया, सर्कल का एरिया, हर एक का एरिया हम मालूम कर सकते हैं, ऐसे वाले कर्व्स का हम एरिया मालूम नहीं कर सकते। तो इसलिए उन पर्टिकुलर जो भी कर्व्स रहते हैं उन कर्व्स को लेकर आकर हम हमारे एक्सिस में ड्रॉप करते हैं, और वो एक्सिस में ड्रॉप करने के बाद उसका इनिशियल वाला और फाइनल वाला पोजीशन हम देखते हैं, और उसके हिसाब से हम उसको इंटीग्रेट करते हैं। तो इंटीग्रेशन हमारे जो जितने भी टर्म्स है, इवन रेक्टेंगल वाले पार्ट को भी लेके आप इंटीग्रेट करोगे तो आंसर वही आएगा। रेक्टेंगल वाले पार्ट को भी लेकर इंटीग्रेट करेगा तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ ही आएगा आपको आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। तो इसलिए हम उसका एरिया मालूम करना है तो ये इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं। सो ये इंटीग्रेशन में जो पर्टिकुलर टर्म है ये इसका वन ऑफ द फॉर्मूला है। आई होप यू गॉट दिस पार्ट। सो मैं अभी जो है ना फर्स्ट वाला कॉलम रब करने वाला हूँ ताकि मैं वहां पर क्वेश्चन ले सकता हूँ। सी आईआईटी में यस ऑफ कोर्स आई कैन, बट आईआईटी में हमेशा हर टाइम सेम क्वेश्चन नहीं बताया जाता है। सो दैट्स व्हाई व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं मॉडल चेंज करता हूँ। सो व्हाट डज दिस इंडिकेट्स? आप लेकर डायरेक्टली भेज रहे हो। 8 1 जा 8 होता है, 8 into 12। आप छोटा सा कैलकुलेशन भी मेरे से पूछ रहे हो तो कैसा यार? 8 1 जा 8, 12 8 जा 96 होता ना, तो 8 1 जा 8, 8 12 जा 96, 12 3 जा 36 होता है। 12 3 जा 36, वेयर 3 गॉन। ऐसा कोई मैक्स यूज करेंगे? 3 1 2 होता पर ऐसा नहीं ना। बिफोर आस्किंग द डॉट, अरे आईआईटी वाले स्टूडेंट वो तो एकदम तगड़े रहना चाहिए कॉन्सेप्ट में। तगड़े मतलब अरे क्या कहाँ गड़बड़ करे होंगे, क्या होगा, कुछ ना कुछ हम सोचने में कुछ गड़बड़ कर रहे होंगे पहले, आप सोचना, देन यू हैव टू आस्क दैट। 12 3 36 ना, वही हो गया। वेयर 3 कौन पूछ रहे हो आप?
ओके चलिए मैं क्वेश्चन वाला टर्म मैं रेफ करता हूं एंड वी विल गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप यू एंजॉयड दिस क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट समझिए, अगर आपका स्लोली लेवल बढ़ते जाएगा ना, देन आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू द कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू इंटरनेशनल ऑथर्स के भी जो बुक्स है उनसे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स है वो भी कॉन्सेप्ट आपके सामने रिप्रेजेंट कर सकता हूं, बट यू हैव टू इंक्रीज योर लेवल। आप अपना लेवल बढ़ाना चाहिए। अभी समझने आया आईआईटी में क्वेश्चन कैसे आते हैं? बहुत सिंपल आते हैं, सिंपल क्या ट्विस्टेड आते हैं, खाली हमको ये समझना है। चलिए मैं उसके रिलेटेड और एक क्वेश्चन आपके लिए सर्च सेलेक्ट करा था, जस्ट गिव मी अ मिनट। चलिए आपके वास्ते और एक क्वेश्चन आई हैव सेलेक्टेड फॉर यू पीपल। अब हम और एक करते हैं। ए पार्टिकल, हर टाइम ऐसा मॉडल नहीं होता, हर एक का अलग अलग मॉडल होता है, ठीक है ना। सो लेट अस गो विद दिस पार्ट। नाउ a particle is at rest, a particle is at rest, a particle is at rest at x is equals to a, full stop, capital A force, F bar is equals to, a force F bar is equals to minus b by x square into I cap, I bar begins to act on the particle, begins to act on the particle, full stop. The particle starts its motion, the particle starts its motion, comma, towards the origin, the particle starts motion towards the origin, comma, along x-axis, full stop. Find the velocity of the particle, find the velocity of the particle, find the velocity of the particle when it reaches a distance x. सेम मॉडल हो गया है। when it reaches a distance x, when it reaches a distance x, when it reaches a distance x from the origin, मॉडल ऑलमोस्ट सेम हो गया है, खाली इक्वेशन थोड़ा अलग टाइप में है, मॉडल ऑलमोस्ट सेम हो गया है। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। जैसा ही आपका खत्म होगा जस्ट इन्फॉर्म मी, आई विल रब द रिमेनिंग पार्ट। ऑलमोस्ट मॉडल सेम हो गया। वंस यू कंप्लीट इन्फॉर्म मी, फिर हम आगे जाते हैं। डन, चलिए बहुत बढ़िया। आई एम रबिंग दिस कंप्लीट पार्ट। ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्वेश्चन को 3 बार पढ़िए और समझिए व्हाट ही इज आस्किंग। आई होप आपको थोड़ा सा आइडिया होगा मैं क्वेश्चन को टैकल कैसे कर रहा हूं, आप भी वैसे ही टैकल करने की कोशिश करिए इस वाले क्वेश्चन को। ट्राई टू डू दैट पार्ट प्लीज। चलिए, क्या भाई खाली हाथ उठा के ही है? 936 रोल नंबर 936 हाथ उठाकर ही हो आप, ठीक है ना, मैं यहाँ पर देख रहा हूँ। ठीक है, अगर आपका डाउट है तो रेज कर सकते हो। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं इस पर्टिकुलर टर्म को। In this question what he is saying, पहले समझ जाइए आप क्या पूछना चाह रहा है। A particle is at rest at x is equals to a, x is equals to a पे
पार्टिकल रेस्ट पे है, रेस्ट पे है बोले तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, और हम इनिशियल वेलोसिटी को u ले लेंगे, उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होती है 0 meters per second. If force F bar is equals to minus b by x square into I bar begins to act on the particle starts its motion towards the origin along x axis. बहुत बढ़िया सा पार्ट है। अब मैं आपको इसको जो है ना, ये हमारा सपोज ये एक्स एक्सिस है सपोज, और यहाँ पर जो है ना एक पार्टिकल के ऊपर फोर्स अप्लाई किया जा रहा है माइनस बी बाई एक्स स्क्वायर, ये आई कैप मतलब अलोंग एक्स एक्सिस, माइनस का मतलब उल्टे डायरेक्शन में, उल्टे डायरेक्शन में, और वो भी टुवर्ड्स दी ओरिजिन बोल रहा, तो ऑब्वियसली उल्टे डायरेक्शन में ही होगा ना। ये हमारा वाई एक्सिस ले लीजिए आप 0,0, ये वाला पोजीशन x इज इक्वल टू a, और ये रेस्ट पे है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0। समझने आया क्वेश्चन को मैंने मैथमेटिकली कैसे कन्वर्ट करा है? सेम है ना, लास्ट वाले में हम यहां से यहां जा रहे थे, ये वाले में हम ऐसे जा रहे हैं, ठीक है ना। अब ये कह रहा है find the velocity of the particle when it reaches a distance x from the origin। मतलब क्या है, जब ये इस तरफ मूव होना शुरू हो रहा है तो यहाँ तक डिस्टेंस है, और इसका डिस्टेंस क्या है, x वाला डिस्टेंस है, ओरिजिन से x वाला डिस्टेंस है, ये ओरिजिन से a वाला डिस्टेंस था, ये ओरिजिन से x वाले डिस्टेंस तक जब ये पहुंचेगा यहाँ पर वेलोसिटी कितनी होगी। क्या ये क्वेश्चन रिलेटेड टू द लास्ट वन? बहुत बढ़िया सा है। इज इट रिलेटेड टू द लास्ट वन, यस और नो? Is it related to the last one? सो लास्ट वाले में और ये वाले में खाली सा डिफरेंस क्या है, बहुत सिंपल सा है, कुछ भी नहीं, खाली उल्टा जा रहा है, तो इसका मतलब हमको इंटीग्रेशन ही अप्लाई करना है इसमें। यस, अब आपको क्वेश्चन पढ़ने से समझने आ गया ना, ये ऐसे मूव हो रहा है तो इंटीग्रेशन अप्लाई करना है। तो कैसा बना ये लॉजिक? सो द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू विल गेट द आइडिया, द मोर यू गेट द आइडिया द मोर द स्ट्रेंथ, द मोर देयर विल बी अ स्ट्रेंथ इन योर कॉन्सेप्ट, एंड द मोर देयर इज अ स्ट्रेंथ इन योर कॉन्सेप्ट, देन यू कैन टैकल एनी टाइप ऑफ न्यूमेरिकल फॉर द आईआईटी लेवल। लेट्स गो, लेट्स प्रोसीड फॉर दिस वन, आगे हम बढ़ते हैं। सो अब सबसे पहले मैं हिंट लेना चाह रहा हूं, f इज इक्वल टू माइनस बी बाई एक्स स्क्वायर। अब मेरे को मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है, तो हम आई बार रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, ठीक है ना। सो f इज इक्वल टू, आई विल टेक हियर माइनस बी बाई एक्स स्क्वायर एंड आई विल फॉलो अवर ओल्ड प्रोसीजर। तो फोर्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन। सो आई वुड लाइक टू राइट हियर, बट f इज इक्वल टू ma, तो मैं मास इनटू एक्सेलरेशन आई विल टेक हियर, सो आई एम टेकिंग दिस मास इनटू एक्सेलरेशन is equals to minus b by x square। बट ऑलरेडी आपको एक्सेलरेशन वाला टर्म भी तो मालूम है, तो एक ही जगह dv by dt हम लिख सकते हैं, सो dv by dt, और ये dt की जगह फिर dx by dv बोल के भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो मैंने लास्ट वाले में खुद लेंथ ही लिया था, अब मैं डायरेक्टली ले रहा हूं dv by dx into v is equals to minus b by x square। did you understood how I took this part? dv by dx into v, multiply and divide by dx, और उसके बाद dv by dx अलग होता है, dx by dt v होता है। Did you understood or not? अब जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ते जाएगा आप ऑटोमेटिकली कर सकते हो, yes or no? आया ना, x इज इक्वल टू a मींस a की दूरी पे है बोल रहा है, राइट। मैं डायरेक्टली कर रहा हूं, अब मैं आप यहां से थोड़ा थोड़ा हल्लो हल्लो शॉर्टकट अप्लाई करते जाऊंगा, और आपके अंदर भी ये माइंड में आते जाना है कि एक्सेलरेशन को टाइम के टर्म्स में नहीं, अगर डिस्टेंस के टर्म्स में रिप्रेजेंट करेंगे तो v into dv by dx बोलकर। अब एज पर द रूल व्हाट वी हैव टू डू, dx को dx की जगह भेज दीजिए, सो ये mv dv हो जाएगा माइनस b by x स्क्वायर into dx हो जाएगा। अब ये पोजीशन पे पहुंचोगे तो क्या अप्लाई करना है, यू नो वेरी वेल, you have to apply integration, so m into v into dv is equals to integration of b by x square dx। तो चलिए अब हम इनके जो है ना कहानी के ऊपर बात करते हैं। तो इनिशियली इट वाज x is equals to a, जब ये x is equals to a वाले डिस्टेंस पे था तो यहाँ पर वेलोसिटी इसकी क्या थी, 0 थी। जब ये x is equals to x वाले डिस्टेंस पे पहुंचेगा, x is equals to x वाला, x y z कुछ तो भी डिस्टेंस, सर ये x a है फिर ये x से इक्वल कैसा, ऐसा नहीं है, मैं बताना चाह रहा हूँ। ये पॉइंट पे अगर 2 मीटर्स पर सेकंड 2 मीटर्स है तो ये पॉइंट पे 1 मीटर, तो दोनों को हम x ही तो कहेंगे, पोजीशन तो कहेंगे ना, तो वो पोजीशन होता। आप ऐसे मत करिए कि ये पोजीशन a है तो ये दूसरा पोजीशन है, तो अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो ये xi बोल के ले सकते हो, ये xf बोल के ले सकते हो। यू कैन टेक दिस पार्ट एज इनिशियल पोजीशन, यू कैन टेक दिस पार्ट एज फाइनल पोजीशन, अभी आपको क्लियरिटी हो जाएगी।
इनिशियल वेलोसिटी 0 है और यहाँ पर पहुंचने पे वेलोसिटी कितनी रहेगी, तो वो v ले लेंगे हम। आप ये v की जगह 0 ले लीजिए और ये v, आप इनिशियल वेलोसिटी को v भी ले सकते हो। ये वाले चैप्टर में u और v इस वाले टॉपिक में ज्यादा मायने नहीं रखता, बट पुराने वाले चैप्टर्स में u और v बहुत मायने रखता है। अगर आप वो भी कंफ्यूज हो रहे हो तो आप यहाँ पर vi बोल के डाल दीजिए और आपसे vf मालूम करने के लिए बोल रहा है, सो vi 0 हो गई, vf v हो गया। ये लिमिट्स ही डिसाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है और ये लिमिट्स डिसाइड करने आ गया तो आप पूरा प्रॉब्लम आसानी से कर सकोगे। अब यू सी हियर, मास हमेशा कांस्टेंट होता है। अगर कोई बॉडी मूव हो रही है तो मास तो उसका कांस्टेंट ही रहेगा, अनटिल एंड अनलेस उसने क्वेश्चन में हमको नहीं बताया तब तक हम मास को कांस्टेंट नहीं लेते हैं। सो मास हियर, ये वाले केस में मास तो कांस्टेंट है। अगर उन्हें क्वेश्चन में बोला कि मास इज वेरिएटिंग तो मास इज नॉट टेकन एज कांस्टेंट, but in this case mass is not variating, so mass is constant. I will take it outside, so integration of vi 0 से लेके, अब हम मैथमेटिकल वे में अटैक करेंगे तो ये 0 से लेके ये v हो जाएगा एंड दिस इज v dv, और ये माइनस को बाहर ले लेंगे और b को भी हम बाहर ले लेंगे, ये a से लेके x तक और ये 1/x² dx हो जाएगा। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट? नाउ अब मैं यहाँ पर और एक चीज करना चाह रहा हूँ, x² को अगर मैं ऊपर भेजता हूँ तो क्या ये मेरा x पावर -2 हो जाएगा? 1/x² ऊपर भेज दोगे तो x पावर -2 हो जाएगा। इट्स अ बेसिक मैथ्स। अब हम हमारा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। व्हाट इज दैट फॉर्मूला? इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n dx इज इक्वल्स टू x पावर n+1/n+1+c। सो ये हमारा फॉर्मूला है। सो आई वुड लाइक टू अप्लाई ऑन दिस पार्ट। तो m इंटू कुछ भी नहीं है तो v पावर 1 वी विल बी टेकिंग हियर। सो मैं यहाँ पर v पावर 1+1/1+1 कहां से लेके कहां तक? 0 से लेकर v तक, which is equals to -b. I am keeping as it is. X power -2 can be taken as x power -2 + 1/-2 + 1। फॉर्मूला तो वही आएगा और a से लेकर x तक, a से लेकर x तक। एक्चुअली इंटीग्रेशन का रूल है प्लस सी भी लिखना जरूरी है, बीइंग एन आईआईटी स्टूडेंट। तो अभी मैं प्लस सी, अभी आपको इंट्रोडक्शन नहीं हुआ है तो मैं प्लस सी अभी नहीं बताऊंगा, तो एज यूजुअल ही प्रोसीड होऊंगा। अब ये क्या होगा? m इंटू दिस विल बिकम v²/2 एंड दिस विल बिकम -b इंटू x पावर -1/-1 a से लेके x तक। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट? और नेक्स्टली अब मैं एक काम करता हूँ, x पावर -1 को नीचे भेजता हूँ, थोड़ा लेंथी कर रहा हूँ मैं ताकि आपको समझने आए वैसा। दिस विल बिकम, अब यहाँ पर कहां से कहां तक? ये 0 से लेकर ये v तक होता है। इसको हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट एक साथ अप्लाई करेंगे। v²/2 मैं इसे एज इट इज लिख रहा हूँ। माइनस इंटू माइनस क्या होता है? ये हमारा प्लस होता है। ये x पावर -1 को आप नीचे भेज दीजिए। दिस विल बिकम 1/x, कहां से लेके कहां तक? a से लेके x तक। नाउ यू टेक अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो m इंटू अपर लिमिट v की जगह v ही सब्सटीट्यूट करना है। सो दिस विल बिकम v²/2 माइनस दिस विल बिकम 0²/2 इज इक्वल्स टू b इंटू अपर लिमिट x की जगह x ही, लोअर लिमिट की जगह a हो जाएगा। सो दिस विल बिकम, ये 0²/2 तो 0 ही रहेगा। दिस इज mv²/2 इज इक्वल्स टू b इंटू, क्या मैं इसका एलसीएम ले सकता हूँ? a minus x by ax, हाँ ना? तो दिस आई विल टेक हियर a minus x by ax। मुझे क्वेश्चन में वेलोसिटी मालूम करने के लिए बोल रहा है तो कैन आई टेक 2 हियर और m को मैं नीचे भेजता हूँ? यस ऑफ कोर्स। सो v² इज इक्वल्स टू 2, यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, सो 2b इंटू, इसे आप ले सकते हो 2b बाई, ये m को आप नीचे भेज दीजिए। सो 2b बाई m इंटू ब्रैकेट में a minus x by ax, स्क्वायर को आप वहां पर भेज दोगे। दिस विल बिकम इन टर्म्स ऑफ रूट, सो 2b बाई m इंटू a minus x by ax। कितना इंटरेस्टिंग है। अब ऐसे ऑप्शंस को देखकर पूरे स्टूडेंट्स डर जाते हैं, अम्मा इतना खतरनाक ऑप्शंस। इट्स नॉट लाइक दिस, खाली आपको प्रोसीजर समझना है। देखिए हमने एक मॉडल हमने किया था और एग्जामिनेशन में ऐसा मॉडल आया था, क्या ये रिलेवेंट है? सिर्फ मेथड इज इंपॉर्टेंट, राइट और रॉन्ग? सो चलिए मुझे बताइए, हाउ मेनी स्टूडेंट्स अंडरस्टूड दिस पार्ट? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स गॉट दिस सॉल्यूशन और प्रोसीजर भी समझने आ गया होगा। इंटरेस्टिंग। I'm moving aside, you can take the screenshot. राइट देन आप कॉपी कर लीजिए। अब हम एक क्वेश्चन ऐसे भी आया था यही इंटीग्रेशन के मॉडल में,
ओके इंटीग्रेशन के मॉडल में 70% अंडरस्टूड सर, आईआईटी में 30% आपका बेसिक है, जो 70% अंडरस्टूड है वो तो मेरा फुल एफर्ट है, 30% स्टूडेंट का बेसिक्स भी इंपॉर्टेंट होता है, आपको यहाँ मैथमेटिकली प्रूव भी कर दिया हूँ मैं। ओके तो या आई एम नॉट रैपिंग, यू कैन टेक दिस पार्ट। ओके फिर उसके बाद हम जो है ना और एक क्वेश्चन जो आईआईटी में पूछा गया है उसके हिसाब से करेंगे हम, ठीक है ना। तो वंस यू कंप्लीट जस्ट इन्फॉर्म में, फिर हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करेंगे ये प्रॉब्लम को सेम। अच्छा मैं आपको आज का होमवर्क दे रहा हूँ, आप लोग करना है, यू गो बैक टू अवर स्टडी मटेरियल वॉल्यूम 2 में, how 1 by x came, how 1 by x came, which wala part you are doing all these things and you are asking, this is a very basic part, अरे यार what is your name, बहुत ही बहुत आप पैदल है यार कॉन्सेप्ट में, थोड़ा भागो। x पावर -1 को मैं नीचे भेज दूंगा तो ये क्या होगा, x पावर +1 होगा, तो ऊपर कुछ भी नहीं है तो 0 लिखते, नहीं लिखते ना 1 लिखते, तो ये 1/x आता है। अभी समझ में आया। सो शैल आई रब द फर्स्ट कॉलम, क्वेश्चन लिख सकता हूं मैं, फर्स्ट कॉलम रब करता हूं और क्वेश्चन लिखता हूं मैं। इसको ऑप्शंस डालना मेरे लिए जरूरी है नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के लिए, तो ऑप्शंस ही मैं ड्रॉ कर रहा हूं। अब वही प्रोसीजर को मैं आपको अभी आईआईटी क्या है वो क्या मतलब कैसे क्वेश्चंस पूछता है, तो वो अभी आपको रिदम में लाने के लिए वर्कआउट कर रहा हूं, और जैसा आप ये रिदम में आ जाओगे ना हमारा जो है ना स्पीड थोड़ा बढ़ते जाएगी। ओके चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले टर्म की तरफ। सो अच्छा मैं होमवर्क बोल रहा था, हमारे स्टडी मटेरियल में से वॉल्यूम 2 इन दैट यू हैव वीक 5 का क्लासरूम असाइनमेंट बोलकर एक है और एक होम असाइनमेंट बोलकर एक है। तो आप क्लास असाइनमेंट और होम असाइनमेंट करने की कोशिश करिए, यू ट्राई बाय योरसेल्फ। वो नीट लेवल के क्वेश्चन से और बेसिक क्वेश्चन से मैं समझता हूँ, सिर्फ क्लास असाइनमेंट में क्वेश्चन नंबर 10 छोड़ दीजिए, वो टेंशन के ऊपर है, और टेंशन का कॉन्सेप्ट हमारा आईआईटी में रहोगे ना तो सुकून से जाते हैं, नीट में रहोगे ना टेंशन अब तक स्टार्ट हो जाता था, नॉर्मल फोर्स स्टार्ट होता था, सब स्टार्ट हो जाते थे। अब आप दिख रहा क्वेश्चन कैसे है, और वही नीट के क्वेश्चंस रहे तो एक एक लाइन दो लाइन के क्वेश्चंस होते हैं। आपको आईआईटी के लिए टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 75 होते हैं, और इन 75 क्वेश्चंस में से आपको ये 3 घंटे दिए जाते हैं, उसके ऊपर ऑन एन एवरेज एक क्वेश्चन को 2 से 2.5 मिनट मिलते हैं, आपको 2 से 2.5 मिनट मिलते हैं। वेर एज हमारे नीट में 45 क्वेश्चंस रहते हैं, और वो नीट में जो है ना 45 मिनट्स दिए जाते हैं, तो ऑन एन एवरेज 1 मिनट में एक क्वेश्चन हो, तो 1 मिनट में एक क्वेश्चन वो तो 2 लाइन का ही सोल्यूशन हो सकता है। नीट वालों को मैथ्स उतनी परफेक्ट नहीं आती, और आईआईटी वालों को मैथ्स परफेक्ट आती है, बिकॉज आईआईटी वाले मैथ्स में ही मैथमेटिक्स पूरा करते हैं, तो उनकी मैथ्स फास्ट रहती है, इसलिए क्वेश्चंस इतने लेंथी होते हैं। वेराज नीट वालों को 1 मिनट में एक क्वेश्चन होता है, उनका बेसिक कैलकुलेशन भी स्ट्रांग रहा तो काफी है, दैट इज द ओनली डिफरेंस। डिड यू अंडरस्टूड? तो नीट के हिसाब से कभी सिलेबस फास्ट जाता है, लेकिन आईआईटी के हिसाब से बहुत सुकून से जाया जाता है, बहुत सुकून से जाते हैं, राइट। नाउ लेट अस प्रोसीड अनदर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। और ऑप्शंस को, ये वाले क्वेश्चन, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो मैं आपको बताने वाला हूं, इसमें कभी कभी ऑप्शंस में ट्विस्ट करा तो ऑप्शन सिलेक्शन कैसे करना है, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोसीजर तो सेम ही रहेगा, मैं आगे का रब नहीं करूंगा, कुछ स्टूडेंट्स लिख रहे होंगे, सो आई विल गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। हाँ ये वाला क्वेश्चन जो है ना आईआईटी के 2012 में पूछा गया था। मैं चाहे तो क्वेश्चन डायरेक्टली आपको बोलकर, जैसा मैंने मोमेंटम वाला क्वेश्चन बताया था, देखिए आज की क्लास में फर्स्ट वाला, वैसा बता सकता हूँ, बट क्वेश्चन जब तक आपको मालूम नहीं होगा, इंग्लिश सेंटेंस आपको
समझने नहीं आएगा तब तक आप एग्जामिनेशन में क्वेश्चन को टैकल नहीं कर पाओगे. सो दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग द क्वेश्चन फॉर यू पीपल. और मैं जब इंग्लिश में बोलता हूँ तो बहुत ज्यादा फास्ट बोलता हूँ, दैट्स व्हाई मैं बोर्ड पर क्वेश्चन लिख रहा हूँ. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस पार्ट. ए पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m, a particle of mass, a particle of mass small m is at rest at the origin, is at rest at the origin, is at rest at the origin at time t is equals to 0, at time t is equals to 0, full stop. It is subjected to a force, it is subjected to a force of f of t is equals to f naught into e power minus bt in the x direction, in the x direction, full stop. Its speed v of t is depicted by which of the following curve, which of the following curve. कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, दे विल मेक अ मिस्टेक बाय जस्ट सीइंग द ऑप्शंस, देखते ही क्वेश्चन डर जाते हैं और उनका जो है ना कर्व बोले तो उन्हें जो है ना यहाँ पर डायग्राम दिया है. मैं जरा छोटे से डायग्राम ड्रॉ करता हूँ. ऑप्शन नंबर बी फोर्स वर्सेस टाइम, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर भी फोर्स वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया है. मतलब ग्राफ से पहचानना, यानी कि इक्वेशन से ग्राफ कैसे पहचानना, ये और एक इंटरेस्टिंग वाला मॉडल है. आई थिंक यू आर एंजॉयिंग दिस पार्ट. फिजिक्स यहाँ से इस तरीके से एंजॉय करने वाली चीज है. अम्मा इतना टफ बोल के ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है. ये है आपका v ऑफ टी, ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी v ऑफ टी हो गया है. और यहाँ पर भी वेलोसिटी ऑफ टाइम, यहाँ पर भी वेलोसिटी ऑफ टाइम, ये टाइम हो गया. मतलब ये है वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ टाइम इक्वेशन दे रहा है, ठीक है ना. तो हमारे को यहाँ से हिंट लेना है और ये पहला वाला ऑप्शन कुछ ऐसे जा रहा है एंड दिस इज व्हाट ही हैज गिवन, ये एफ नॉट बाई एम बी उसने दिया है, ठीक है ना. अब उसके बाद सेकेंड वाला कुछ ऐसा ऑप्शन जा रहा है, इस पर्टिकुलर पार्ट को भी एफ नॉट बाई एम बी दिया है. एंड नाउ थर्ड वाला भी कुछ एक्सपोनेंशियल ही जा रहा है और उसका वाला पार्ट क्या है, एफ नॉट बी बाई एम, एफ नॉट बी बाई एम. अच्छा यहाँ पर ट्विस्ट करा है, ठीक है, क्योंकि कर्व्स में देख लीजिए बहुत डिफरेंट कर्व्स है. पूरे कर्व्स तो पूरे सेम है, खाली यहाँ जो इक्वेशन दिया है उसने थोड़ा सा ये वाला टर्म अलग दिया है, एफ नॉट बाई एम बी. दिस इज IIT 2008 क्वेश्चन, ये IIT का 2008 का क्वेश्चन है. तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको. शुड नॉट गेट पैनिक. कैन यू रिपीट द होमवर्क? ठीक है, चलिए मैं होमवर्क रिपीट कर देता हूँ. इवन यहाँ पर भी लिख देता हूँ मैं होमवर्क. फर्स्ट पहले इसको रब तो कर देता हूँ. ये IIT 2012 में पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन, और हमारे को ऐसे मॉडल्स ही आते हैं, ठीक है ना, ऐसे वाले मॉडल्स ही आते हैं. तो बहुत इंटरेस्टिंग है. बट ये इंटरेस्टिंग कब दिखेगा, जब तक आपको प्रोसीजर नहीं मालूम रहेगा तब तक आपको ये इंटरेस्टिंग नहीं दिखेगा. खाली क्वेश्चन देखकर डरना पड़ेगा और कुछ नहीं रहेगा, ठीक है ना. सबको क्वेश्चन से डरना नहीं रहना चाहिए. एंड आई स्ट्रांगली रिकमेंड ऑल द स्टूडेंट्स के मैंने इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला आपको दिलाया, मतलब लिखाया है, वो वाले फॉर्मूले को आपका भी याद करने की कोशिश करिए. आगे चलकर हमको बहुत यूज होने वाला है, ठीक है ना. नॉट ओनली इन दिस चैप्टर, इन कंप्लीट चैप्टर्स. सो लेट्स स्टार्ट. पहले मैं होमवर्क लिख देता हूँ. होमवर्क इस आपके पास मटेरियल 2 या बुकलेट 2 बोलकर होंगी. बुकलेट 2 ऑफ अवर शाहीन की सेकंड बुकलेट, और उस बुकलेट में आप वीक 5 बोलकर देखोगे और वीक 5 में क्लासरूम असाइनमेंट या क्लास असाइनमेंट कुछ ऐसा है, क्लासरूम है या क्लास असाइनमेंट, आई डिड नॉट रिमेंबर. तो आप क्या लिख सकते हो, क्लासरूम असाइनमेंट बोलकर एक है. अगर किसी के पास मटेरियल अभी अवेलेबल है तो प्लीज सेव मी द पेज नंबर. उसके बिल्कुल पीछे होम असाइनमेंट है, होम असाइनमेंट है. ये दो आपको करना है, 10-10 क्वेश्चंस. और क्लासरूम असाइनमेंट में एक्सेप्ट 10th वन,
10th वाला छोड़ दीजिए, क्योंकि मैंने कल देखा था तो वो वाला क्वेश्चन जो है ना आपका टेंशन से रिलेटेड है और टेंशन अभी हमारा नहीं हुआ है। अगर कोई किसी के पास बुकलेट 2 है तो पेज नंबर आप भूल सकते हो स्टूडेंट्स को वही रेस्पेक्टिव ग्रुप में, ताकि स्टूडेंट्स वो देख सके। पिक्चर ऑफ द पेज प्लीज टेक इट फ्रॉम योर फ्रेंड्स प्लीज। ओके सो अगर कोई बाई नहीं करे हो तो रेस्पेक्टिव ब्रांचेस को जाकर प्लीज ले लीजिए। बगैर इसके जो है ना राइट बगैर इसके जो है ना पॉसिबल नहीं रहेगा, क्योंकि जब आपके सामने सी अगर आपके फ्रेंड्स पिक्चर भी जो है ना शेयर करेंगे तो क्या होता आप करते करते आपका इंटरेस्ट चला जाएगा। सो दैट्स व्हाई आई स्ट्रांगली रिकमेंडेड कि अगर आप नहीं लिए हो तो ले लीजिए और उसके हिसाब से जो है ना क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। एंड इवन हमारे जो है ना लतीफ सर की क्लास में भी आप जो है ना उससे रिलेटेड डाउट्स पूछ सकते हो। ठीक है, नाउ लेट अस गो फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ए पार्टिकल ऑफ मास m is at rest at the origin at time t equals to 0। अब आप देख लीजिए स्टार्टिंग में वो ओरिजिन पे है जहां पर टाइम 0 है, तो मैं उसको कैसे अटैक कर रहा हूं देख लीजिए। हियर द टाइम t is equals to 0, तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 होना जरूरी है। और मैं इनिशियल वेलोसिटी को ये चैप्टर में vi बोल के मेंटेन करते हुए चलता हूं, क्योंकि आगे चलकर मेरे को u और v में आप कंफ्यूज हो जाओगे, दैट्स व्हाई मैं ये एक ही मेंटेन कर चल रहा हूं। ठीक है ना। एंड नाउ इज सब्जेक्टेड टू ए फोर्स। अब आप फोर्स को देखने से यू आर गेटिंग हियर क्लियरली कि ये एक्सपोनेंशियल है, इट इज एक्सपोनेंशियल। सो मैं इसे कैसे करता हूं देख लीजिए, एफ ऑफ टी इज इक्वल्स टू एफ नॉट इंटू ई पावर माइनस बी टी। ठीक है ना, e पावर माइनस बी टी। और आपसे सवाल पूछ रहा है इन द एक्स डायरेक्शन इट्स स्पीड वी टी इज डिपिक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व। यानी कि स्पीड और टाइम के बीच में आपसे ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बोल रहा है। तो आपको ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आप डायरेक्ट नहीं कर सकते हो, फर्स्ट यू हैव टू डिराइव इट मैथमेटिकली। तो अब हम मैथमेटिकली कैसे करने वाले हैं देखिए। तो बेसिकली हमारा न्यूटन सेकंड लॉ का फॉर्मूला क्या है, फ्रॉम न्यूटन। पूरे प्रॉब्लम्स किससे रिलेटेड है, न्यूटन सेकंड लॉ से ही रिलेटेड है, नहीं है। सो फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ आई कैन से from Newton's second law. What is Newton's second law? Second law के दो फॉर्मूलास है, F is equals to dp by dt या F is equals to ma। हम F equals to ma कोशिश करते हैं। F is equals to mass into acceleration होगा। अब ये वाले क्वेश्चन में देख लीजिए, एक्सेलरेशन को क्या मैं dv by dt ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकता हूँ। तो F is equals to mass into acceleration can be taken as dv by dt। अब लास्ट वाले प्रॉब्लम्स में you were replacing this dt in terms of dx। why you were replacing, just turn your pages and see there, because in the problem he has given only x यानी कि डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में उसने दिया था, बट इस वाले पार्ट में उसने टाइम के टर्म्स में दिया है। तो क्या हमको यहाँ पर चेंज करने की जरूरत पड़ेगी, नहीं, हमको dv by dt एज इट इज रखना है। क्यों रखना है, बिकॉज हमारे प्रॉब्लम में हमारे फोर्स में हमारे वाले इक्वेशन में दिया गया है टाइम t ही हैज इंडिकेटेड, तो हमारे को चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई होप आपको डिफरेंस समझने आ रहा होगा प्रीवियस वाले प्रॉब्लम्स में और ये वाले प्रॉब्लम्स में। ठीक है ना। सो नाउ बट f की वैल्यू एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है, तो आप चाहे तो f ऑफ t बोल सकते हो। f ऑफ t का मतलब क्या है, फोर्स इन टर्म्स ऑफ टाइम। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप पहली क्लास महमूद सर की याद कर लीजिए, सर ने आपको शायद बताया होगा फंक्शंस वाला टर्म सर ने आपको बताया था, तो वहां पर समथिंग ऑफ t या समथिंग ऑफ x बोलकर लिखते हैं, राइट और रॉन्ग। तो वो वाले टर्म्स में समथिंग ऑफ t और समथिंग ऑफ x जो लिखा जाता है, तो वो फोर्स का फंक्शन इन टर्म्स ऑफ टाइम। तो देख लीजिए फोर्स का फंक्शन इन टर्म्स ऑफ टाइम जो टाइम में रिप्रेजेंट किया गया है। एंड वन ए बोले तो फंक्शंस हो गया कि नहीं हुआ कि आई डोंट नो फॉर यू पीपल। तो फंक्शंस में भी हम इक्वेशन को इसी तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। सो अब आपको f ऑफ t दो या f दो, दोनों का मीनिंग सेम होता है। सो इन प्लेस ऑफ f यू कैन टेक दिस टर्म दैट इज f नॉट इनटू e पावर माइनस bt is equals to m into dv by dt, राइट। अब आपको यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट लगेगा, dt को आप यहाँ पर भेज दीजिए। सो f नॉट इंटू ई पावर माइनस डी टी इंटू डी टी इज इक्वल टू m इंटू डी। ठीक है ना। यहाँ पर पहुंचने के बाद आप ऑब्वियसली क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे। ई पावर माइनस बी टी इंटू डी टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ m इंटू डी। चलिए अब हम बात करते हैं, लिमिट्स लाना है। तो लिमिट्स में शुरुआत में उन्होंने कहा है ए पार्टिकल ऑफ मास m इज एट रेस्ट। रेस्ट है बोलते कि वेलोसिटी क्या होती है, इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है। और कितने टाइम पे रेस्ट पे था, t इज इक्वल टू 0। टाइम जब 0 था वेलोसिटी रेस्ट पे थी। अब वो आपसे पूछ रहा है इट इज सब्जेक्टेड टू ए फोर्स ऑफ दिस एंड दिस, ओके, इट्स स्पीड v ऑफ t डिपिक्टेड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कर्व। तो हमारे को वेलोसिटी वाला कर्व इन टर्म्स ऑफ टाइम लाना है। जब टाइम t हो जाए
जाएगा, इसको इनिशियल टाइम ले लीजिए, इसको फाइनल टाइम। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 तो फाइनल वेलोसिटी v। जब फाइनल वेलोसिटी v आता है तो हमारे को एक इक्वेशन आएगा, इसको सिंप्लीफाई करने से उस इक्वेशन से यू हैव टू डिसाइड द कर्व। क्या आपको समझ में आया है? उस इक्वेशन से हम कर्व को डिसाइड करेंगे। सो लेट अस गो विद दिस पार्ट। इन ऑर्डर टू डिसाइड दैट कर्व, फर्स्टली फोर्स एफ नॉट हमारा कांस्टेंट है जो बाहर आ जाएगा, और मास हमारा कांस्टेंट है जो बाहर आ जाएगा, राइट। सो नाउ अब आप यहाँ पर डाउट लेंगे, सर हाउ कैन यू से दैट फोर्स इज कांस्टेंट? भाई ये इक्वेशन के टाइप में है तो इन्हें वेरिएट होता है, इन्हें कांस्टेंट होता है। ये एफ नॉट कैसा है मालूम? बाहर समथिंग 3 समथिंग 4 इंटू 5 इंटू ऐसा कुछ तो कांस्टेंट वैल्यू होती है, तो उसके हिसाब से मैं डिसाइड कर रहा हूँ। और जैसे आप इंटीग्रेशन मैक्स में करोगे यू विल आल्सो एबल टू अंडरस्टैंड। तो ये कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, मास भी तो चेंज नहीं होगा, ये भी बाहर आ जाएगा। सो एज ए रिजल्ट व्हाट वी विल बी डूइंग हियर, एफ नॉट विल कम आउटसाइड एंड इनिशियल टाइम इज इक्वल्स टू 0। तो अब हम मैथमेटिकली करेंगे। सो मैथमेटिकली क्या है, दिस इज फ्रॉम 0 to t e power minus bt is dt लिखना जरूरी है, which is equals to m will come outside integration of 0 से v, this is dv। ठीक है ना। अब हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है, we have one formula integration of e power ax dx बोल के आप इंटीग्रेशन में पढ़ोगे, और उसका फॉर्मूला बनता है e power ax by a प्लस सी लिखा जाता है, और इंटीग्रेशन ऑफ dx का फॉर्मूला होता है x प्लस सी। ये दो फॉर्मूलास आपको यहाँ पर जरूरत है ना। ये मैथ्स के फॉर्मूलास है, जैसे आपका मैथ्स का इंटीग्रेशन सेकेंड ईयर में आओगे तब तक आपको ये वाले टर्म्स भी आ जाएंगे, ठीक है ना। नाउ एज ए रिजल्ट, अब एट एन इंस्टेंट सर अब हम वो कैसा करना, वो बात की बात है। अब प्रेजेंटली प्रॉब्लम में जो आया है उससे तो याद कर लीजिए। ऐसा जो प्रॉब्लम्स में आते जाते स्लोली याद करते जाओगे तो एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर आपको ये फॉर्मुलास भी याद हो जाएंगे। तो नाउ एफ नॉट आई एम टेकिंग एज इट इज e पावर माइनस बी टी बोले तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए e पावर ए एक्स है तो e पावर ए एक्स बाई ए हो रहा है, उसी तरह e पावर माइनस बी टी बाई माइनस बी हो जाएगा, e पावर माइनस बी टी बाई माइनस बी हो जाएगा। प्लस सी लिखे तो चलता, बट हम यूजुअली अवॉइड करते हैं इस वाले टर्म्स में। और ये लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक 0 से लेकर t तक, which is equals to m as it is। इंटीग्रेशन ऑफ dx वो तो x प्लस सी लिखा जाता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ dv वो तो v प्लस सी लिखते हैं। तो ये कहां से कहां तक, 0 से लेकर v तक। अब हमारे रूल के हिसाब से क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब यहाँ जरा गौर से देख लीजिए। सो नाउ आई एम टेकिंग दिस एफ नॉट एज इट इज, e पावर माइनस बी इंटू अपर लिमिट का t हो जाएगा, और ये माइनस बी एज इट इज, माइनस e पावर माइनस बी इंटू t की जगह हमको क्या सब्स्टिट्यूट करना है, 0 होल डिवाइडेड बाई माइनस बी इज इक्वल्स टू m इंटू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अभी समझने आया है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो v की जगह v, 0 की जगह v की जगह 0, ठीक है ना। सो व्हाट आई कैन डू हियर, अब यहाँ पर गौर से देख लीजिए, ये e पावर माइनस बी टी बाई माइनस बी हो रहा है, e पावर माइनस बी टी बाई माइनस बी। मैं एक काम करता हूँ, ये माइनस बी और ये माइनस बी को मैं बाहर निकाल लेता हूँ। व्हाट आई एम डूइंग, यहाँ से हमारे को इक्वेशन डिसाइड करना है, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कौन सा ये माइनस बी और ये माइनस बी को मैं बाहर निकाल लेता हूँ। सो ये माइनस बी मैं कंप्लीटली मैंने बाहर लिया है, और यहाँ पर देख लीजिए दिस न्यूमरेटर विल बी e पावर माइनस बी टी, और ये माइनस ऑफ e पावर माइनस बी इंटू 0 बोले तो माइनस 0 होता है, 0 में कभी माइनस और प्लस इंडिकेट नहीं किया जाता, इज इक्वल्स टू m इंटू वी, ठीक है ना। अब ये e पावर 0 हमेशा याद रख लीजिए, anything power 0 is 1, so I will take here anything power 0 हमेशा क्या होता है, 1 होता है। मैं यहाँ पर कंटिन्यू करना चाह रहा हूँ, आई थिंक यू आर एबल टू सी दिस पार्ट। हाँ आप देख सक रहे हो। सो एफ नॉट बाई, मैं माइनस को नीचे लिखो या ऊपर लिखो चलता ना, ये तो आप मैथ्स वाले स्टूडेंट से आपको अच्छे से मालूम है। एफ नॉट बाई बी इंटू ई पावर माइनस बी टी माइनस 1 इज इक्वल्स टू एम वी। ये m को मैं यहाँ नीचे भेजना चाह रहा हूँ और माइनस को अंदर, तो ये एफ नॉट बाई एम बी हो जाएगा। जब आप ये माइनस को अंदर भेज दोगे, माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, तो वो माइनस ई बी टी बाद में लिखना चाह रहा हूँ, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, वो प्लस 1 पहले लिखना चाह रहा हूँ। डोंट गेट कंफ्यूज, वंस अगेन आई एम राइटिंग माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, प्लस 1 आई एम राइटिंग एट द इनिशियल वन, माइनस इंटू प्लस इज माइनस, तो ई पावर माइनस बी टी यहाँ पर लिख रहा हूँ इज इक्वल्स टू वी हो गया है,
क्या आपको यहां तक समझने आया है? अब देख लीजिए, ये ई आ रहा है तो उसको हम एक्सपोनेंशियल ग्राफ कहते हैं, और इंक्रीजिंग वाले टर्म में होना है। ई जब कभी भी आएगा क्या रहेगा? एक्सपोनेंशियल ग्राफ, और वो भी किसमें? इंक्रीजिंग वाले टर्म में। तो इससे हमारे को ये v को हम v ऑफ t भी लिख सकते हैं। सो ये v ऑफ t इज इक्वल टू द इक्वेशन विल बिकम f नॉट बाई एम बी इंटू 1 माइनस ई पावर माइनस बी टी। तो ये v ऑफ t का इक्वेशन हो गया है। तो मैंने आपको कहा था इस इक्वेशन से हमको ग्राफ डिसाइड करना है, तो कैसे रहेगा जरा देख लीजिए, बहुत मजेदार है। ये e पावर माइनस बी टी का मतलब एक्सपोनेंशियल है, सामने 1 माइनस आ गया तो एक्सपोनेंशियली हमारा कर्व क्या होगा? इंक्रीज होगा। एक्सपोनेंशियली हमारा कर्व इंक्रीज होगा। चलिए अब हम ग्राफ में आएंगे। एक्सपोनेंशियली हमारा कर्व इंक्रीज होना, याद रख लीजिए, दिस इज नॉट एन एक्सपोनेंशियल ग्राफ, दिस इज ऑल्सो नॉट एन एक्सपोनेंशियल ग्राफ। जो कुछ एक्सपोनेंशियल ग्राफ है, ये दो ग्राफ्स हमारे एक्सपोनेंशियल है, बट एक्सपोनेंशियल में क्या है? एफ नॉट बाई एम बी सामने है, और यहाँ पर देख लीजिए एफ नॉट बाई एम बी, ये एफ नॉट बी बाई एम है, और ये एफ नॉट बाई एम बी है। तो दिस विल बी द आंसर, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज एफ नॉट बाई एम बी टर्म्स। दैट्स इट, योर फाइनल आंसर। कितना सिंपल है, लॉजिक समझना है। डिड यू अंडरस्टूड दिस प्रोसीजर? हाँ या ना रिप्लाई करिए, एंड यू कैन से योर डाउट्स नाउ। चलिए वन बाय वन मैं डाउट्स देखता हूँ। एफ नॉट नॉट इंक्रीजिंग, एफ नॉट का फोर्स का इफेक्ट ही नहीं है, क्योंकि फोर्स कांस्टेंट है हमारा, फोर्स इज कांस्टेंट। ओके ना, फोर्स इज कांस्टेंट। किसी को समझने नहीं आया? ठीक है, फिर एक बार मैं ओवरव्यू बोलता हूँ। व्हाट अबाउट अदर स्टूडेंट्स? लास्ट वाला टर्म समझने नहीं आया या पूरा ही समझने नहीं आया? ई पावर माइनस बी टी, ठीक है, वो तो फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, फर्स्ट टर्म। ओके, चलिए मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। ये आईआईटी 2012 में आया सो क्वेश्चन है। अभी आपको समझने आया आईआईटी के क्वेश्चंस कैसे आते हैं? आईआईटी के क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं, ठीक है ना। सो चलिए फिर मैं आपको बताता हूँ ये वाले टर्म में। एज पर द क्वेश्चन मैंने क्या किया है, टाइम टी है, वेलोसिटी भी है, फोर्स आई हैव टेकन हियर। अब न्यूटन सेकंड लॉ के हिसाब से फोर्स का फॉर्मूला एफ इज इक्वल्स टू एम ए होता है, ए का फॉर्मूला डी वी बाई डी टी होता है। मैंने एफ की वैल्यू यहाँ पर सब्सटीट्यूट की है, और मैंने डी टी को यहाँ पर सेंड किया है, एंड नाउ आई एम इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ द साइड्स। तो शुरुआत में टाइम जीरो था, वेलोसिटी जीरो थी, टाइम टी हो गया तो वेलोसिटी वी हो गई है। जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये एफ नॉट कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, मास एम बाहर आ जाएगा। अब ये इक्वेशन पे आप पहुंचे हो, वेयर व्हाट यू विल बी डूइंग, इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स डी एक्स का फॉर्मूला होता है ई पावर ए एक्स बाई ए प्लस सी होता है, और इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स प्लस सी होता है। तो अब हम जो है ना ई पावर ए एक्स की जगह या ई पावर माइनस बी टी है, तो ई पावर माइनस बी टी बाई माइनस बी, क्योंकि सामने माइनस है, और यहाँ पर जीरो से लेके टी तक ये एम एज इट इज, ये बी है, और इंटीग्रेशन ऑफ डी वी वो तो वी होगा जीरो से लेके वी तक। एक बार टी की जगह टी सब्सटीट्यूट करना, एक बार टी की जगह जीरो सब्सटीट्यूट करना, तो उसे कहते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वाला टर्म। मास एज इट इज, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वाला टर्म। तो एफ नॉट बाई माइनस बी मैंने बाहर निकाला है, ई पावर माइनस बी आई एम टेकिंग एज इट इज। ये एनीथिंग पावर जीरो हमेशा वन होता है, तो इसकी जगह मैंने वन सब्सटीट्यूट किया है। अब मैं m को यहाँ डिनोमिनेटर में सेंड कर रहा हूँ, माइनस को मैं यहाँ पर सेंड कर रहा हूँ, तो माइनस इंटू प्लस क्या होता है? माइनस, तो उसे मैं बाद में लिख रहा हूँ, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो प्लस पहले लिख रहा हूँ। सर हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, उल्टा भी लिख सकते हो, बिल्कुल। एंड एज ए रिजल्ट जब मैं इसको कर रहा हूँ तो ये वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ टाइम टी आया, हाँ आया। तो इस इक्वेशन को हम वेलोसिटी ऑफ टाइम टी लिखते हैं। इसके हिसाब से एफ नॉट बाई एम बी एक्सपोनेंशियली सामने माइनस आने की वजह से ये इंक्रीज होता है। एफ नॉट बाई एम बी देख लीजिए आपके ऑप्शन में, एफ नॉट बाई एम बी, एफ नॉट बाई एम बी एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होना, वो तो ये कर्व है एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होने का। ये साइनसॉइडली इंक्रीज हो रहा है, ये क्या हो रहा है? साइनसॉइडली इंक्रीज। और ये कैसा हो रहा है? एक्सपोनेंशियली इंक्रीज। हेंस ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। आई थिंक अभी आपको समझने आया होगा। डिड यू अंडरस्टूड नाउ? अभी क्लियर है? अच्छा, आईआईटी की मटेरियल सम डिफरेंट, ओके। आईआईटी की मटेरियल डिफरेंट है, तो मैं जरा चेक कर आपको जो है ना मैसेज डाल देता हूँ।
लास्ट स्टेप, हाउ इंक्रीजिंग, सी हियर, ई के ऊपर पावर में माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, ये दोनों एक दूसरे को क्या हो रहे हैं, इंक्रीज, मतलब ये माइनस है ये भी माइनस होगा तो इंक्रीज आएगा, अगर यहाँ प्लस आता था तो ई पावर माइनस बी टी डिक्रीज होता था। ओके, आईआईटी मटेरियल इज क्वाइट डिफरेंट, तो मैं आपको फिर एक बार इन्फॉर्म करता हूँ, आई हैव दिस वॉल्यूम 2, शायद वो जेई और नीट की होंगी शायद, तो उसके हिसाब से, हाँ दैट इज व्हाट आई एम सीइंग ना। तो ये मटेरियल आपको मिली है, तो एन नंबर ऑफ बॉल्स impings elastically such that the surface velocity, okay, you can do starting questions 1 2 3 4 rebounds, okay fine, starting 7 के 7 क्वेश्चंस आप कर सकते हो। क्या आपको आईआईटी के लिए यही मटेरियल मिली है, whatever that some student has sent, if you got this part, तो स्टार्टिंग का पहला एक्सरसाइज कर लीजिए, राइट, प्लीज कॉपी डाउन। अच्छा, किसी को अलग मिली, तो अगर जेई मिली है तो ओके, सम स्टूडेंट्स गॉट डिफरेंट, जस्ट गिव मी 1 डे टाइम, मैं आपको कल इन्फॉर्म कर दूंगा, वंस आई विल डिस्कस विद द मैनेजमेंट एंड आई विल गेट बैक टू यू कि किसको कौन सी मटेरियल दी गई है, क्योंकि चार मीनार ब्रांच वालों को कुछ अलग मटेरियल बता रहे हैं, सब अलग अलग मटेरियल्स वो लोग पोस्ट कर रहे हैं, सो आई विल जस्ट कंफर्म दैट पार्ट, तो आज एक दिन के लिए आप लोग रुक जाइए एंड देन वी विल, आप कल से सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। हाँ, किसी स्टूडेंट्स में ऑब्जेक्टिव फिजिक्स फॉर जेईई बोलकर लिखा हुआ है, वॉल्यूम 2 बोलकर लिखा हुआ है, कैन यू सेंड मी द फर्स्ट पेज। ठीक है, चलिए अभी मैं अब नेक्स्ट वाले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ना है, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, 5 मिनट्स बचे हुए हैं और मैं उसका इंट्रोडक्शन देकर नेक्स्ट वाले टर्म की तरफ बढ़ता हूं मैं, ठीक है ना। डिड यू अंडरस्टूड, ये वाले टर्म्स आपको समझने आए हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं आईआईटी में, राइट, और 2-3 दिन में आप लोग सही रिदम पकड़ लोगे इंशाल्लाह, और क्वेश्चन पढ़ते कि आपको भी समझने आ जाएगा हाउ टू डू, what to do, which one not to do, and how to attack the question, how to understand the question, और पूरा टर्म आप देख सकते हो। I'm standing outside, बाहर थोड़ा कैमरे के स्क्रीन के बाहर इसलिए ठहर के बोल रहा हूँ ताकि आपको ये पूरा जो है ना देखकर आप कॉपी कर सके वैसा। You can take the screenshot, अगर आपको लेना है तो ले लीजिए। सो शैल वी प्रोसीड, 5 मिनट्स बचे हुए हैं, एक नया टॉपिक हमारे को डिस्कस करना है। कुछ स्टूडेंट्स को फॉर नीट और जेई बोलकर बुक मिली है और कुछ स्टूडेंट्स को ओनली फॉर जेई बोलकर बुक मिली है, मैं वही कंफर्मेशन करता हूँ। हाँ, सम वन स्टूडेंट हैज पोस्टेड, देखिए क्लासरूम असाइनमेंट वीक 5 क्लासरूम असाइनमेंट बोलकर लिखा हुआ है, वो वाला क्वेश्चन, वो वाला ही मैं बता रहा हूँ, आई होप ग्रुप में तो सबको स्टूडेंट्स को आ गया होगा, वो वाले क्वेश्चन आप कर लीजिए, क्लासरूम असाइनमेंट 10th वाला, मेरे पास भी वही मटेरियल है अभी राइट नाउ, सो बेस्ड ऑन दैट खाली 10th वाला छोड़कर आप पूरे कर सकते हो। ओके फाइन, ओके आई जस्ट सी, चार मीनार के ग्रुप में जो स्टूडेंट्स ने सेंड किया है, मैं वही आपको यहाँ फॉरवर्ड करता हूँ, वंस आई विल डिस्कस विद द मैनेजमेंट एंड आई विल गेट बैक टू यू, आपको क्या कौन सी मटेरियल आई है। तो चलिए, शैल आई रब दिस पार्ट, मेरे को 5 मिनट्स यूज करना है आपके, आई डोंट वांट टू वेस्ट इवन अ सिंगल मिनट आल्सो, तो शैल आई रब दिस फर्स्ट कॉलम प्लीज, कैन आई रब द फर्स्ट कॉलम प्लीज। टुमारो, ओके फाइन, आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से, बट ठीक है, कल जो है ना आप लोग यही क्वेश्चंस को पहले एक बार सॉल्व कर लीजिए। अब एक बार एडवांस में क्वेश्चन आया था, एडवांस में, वैसे तो एडवांस लेवल में नहीं बताता हूँ बट स्टूडेंट्स के लेवल के हिसाब से, अगर स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा जो है ना टैलेंटेड रहे तो क्वेश्चन मैं बोलता हूँ क्वेश्चन कैसे था। द क्वेश्चन वॉज कि एक चेन थी, क्या थी, एक चेन थी और उस चेन को टेबल पे ड्रॉप किया गया था, ठीक है ना, तो जब चेन को टेबल पे ड्रॉप किया गया था तो वाई वाला पार्ट हिस्सा आके टेबल पे रेस्ट करा है, चेन का वाई पार्ट मतलब एक छोटा सा पार्ट आकर
टेबल पे रेस्ट करा है और वो रेस्ट करने के बाद फिर ऊपर से दूसरा वाला पार्ट आ रहा ही है, तो उसने क्वेश्चन में ये पूछा है कि क्या फोर्स से वो टेबल पे रेस्ट करेगा, और उसके लिए कंप्लीटली आपको जो है ना बहुत बड़ा लॉजिक यूज करना है, वो एडवांस पार्ट में होता है। तो हमारे को नीट आईआईटी लेवल में तो इतना क्वेश्चन इतना कॉन्सेप्ट काफी है, वो जरा बियॉन्ड दी लिमिट हो गया है, ठीक है ना। इफ यू वांट, अगर आपका लेवल बढ़ेगा ना आगे चलकर, मैं वैसे वाले क्वेश्चंस भी लेवल वाले बताऊंगा। आज की क्लास में हमने 3 या 4 क्वेश्चंस डिस्कशन किए हैं, पूरे के पूरे या तो एमसेट में पूछे गए हैं, या नहीं तो आईआईटी में पूछे गए हैं, या नहीं तो नेशनल लेवल के कौन से भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर टाइम यही टॉपिक में से क्वेश्चन पूछे। तो ये 2012 में एक क्वेश्चन पूछा था, तो 2004 में एक क्वेश्चन पूछा, तो 2019 में एक क्वेश्चन पूछा है। तो हर टॉपिक में से सेम, मतलब यही टॉपिक में से हर टाइम नहीं आएगा ना, चैप्टर में और बहुत टॉपिक्स है उसमें से भी आएंगे। तो इसलिए मैं एक दो स्मॉल क्वेश्चंस कराकर फिर स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो प्रीवियसली आज है वो बताता हूँ, ताकि स्टूडेंट्स को आइडिया हो सके। ओके देन, सो अब हम नेक्स्ट वाला कॉन्सेप्ट नेक्स्ट ही क्लास में स्टार्ट करेंगे, इन स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट है। ओके, सो वी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट क्लास। जो है ना, आई एंजॉयड लर्निंग विद यू पीपल टुडे, होप यू एंजॉयड द सेम। थैंक यू, वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट सेशन इंशाल्लाह।